खुश आमदीद इस नए वजाहती जायजे में। आज का टॉपिक ना बिल्कुल डायरेक्ट है। हम आलमी डिप्लोमेसी के बड़े बड़े फैसलों से शुरू करके सीधा ज़मीनी सतह पर आम इंसान की माशी हकीकत तक जाएंगे। मतलब ये देखना है कि सुपर पावर्स की आपस की कशमकश और हमारी मुकामी पॉलिसियाँ आखिर किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला है ग्लोबल डिप्लोमेसी और ट्रेड, फिर चलेंगे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी शिफ्ट्स पर, उसके बाद पंजाब असेंबली की सैलरी हाइक्स, फिर सरहद के आर पार क्रॉस बॉर्डर एग्रीकल्चरल डिस्पैरिटीज और आखिर में इकोनॉमिक प्रेशर्स और इमिग्रेशन। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जो है ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड ट्रेड, यानी सुपर पावर डायनामिक्स और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज। हाल ही में अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली अहम डिप्लोमेटिक मुलाकातों में एक बहुत बड़ा कंसेंसस तय पा गया है, और वो ये कि किसी भी मुल्क को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यानी आबनाए हॉर्मोज में टोल टैक्स वसूल करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। बताया ये जा रहा है कि इस मुआहदे के पीछे अमरीकी नुमाइंदे मार्को रूबियो और चीनी नुमाइंदे वांग यी की बाकायदा कोशिशें शामिल हैं, और इसका बुनियादी मकसद सीधी सी बात है, ईरान पर समंदरी रसद के हवाले से दबाव बढ़ाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन आखिर इस आलमी तिजारती जंग में इतना आगे क्यों निकल गया है। ज़राए ने इस मुकाम पर चीन की पैदावारी बढ़तरी के कुछ इंतहाई अहम अनासर की निशानदेही की है, जैसे कि वहाँ की सस्ती तरीन लेबर, बाइफरत और सस्ती बिजली, और मगरबी ममालिक के मुकाबले में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी पैदावारी लागत का बहुत कम होना। यकीन मानिए, यही वो फैक्टर्स हैं जो चीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो अमेरिका और यूरोप को तिजारती मैदान में आसानी से पीछे छोड़ दे। अब रुख करते हैं अपने दूसरे हिस्से का, मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी शिफ्ट्स। यहाँ हम खलीज में बढ़ते हुए तनाव की बात करेंगे। इन आलमी तिजारती मसाइल का सीधा असर मशरिक़ वुस्ता पर पड़ रहा है। हालिया दिनों में एक अजीब सा सिलसिला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन तो इस्राएली वज़ीर आज़म की यूएई के एक खुफिया दौरे की खबर आई, फिर दूसरे दिन यूएई ने रस्मी तौर पर इसकी बिल्कुल तरदीद कर दी, और फिर तीसरे ही दिन ईरान की जानिब से यूएई को इन खबरों पर एक इंतहाई सख्त डिप्लोमेटिक इंतबा यानी वार्निंग जारी कर दी गई। इस पेचीदा सूरत-ए-हाल को समझने के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची का ये बयान सुनना बहुत अहम है। इन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि अज़ीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। ज़रा गौर करें, ये अल्फाज इस बात की निशानदेही करते हैं कि ईरान खलीज के ममालिक पर किस कदर सख्त लफ्ज़ी दबाव डाल रहा है। और बात सिर्फ बयानबाजी तक रुकी नहीं है। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने अब अपनी अहम तेल की तनसीबात के इर्द गिर्द लोहे के हिफाजती जाल यानी प्रोटेक्टिव मेटल नेट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। ये फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स इस बात का सबूत हैं कि किसी भी मुमकिन ड्रोन हमले का खौफ वहाँ कितना हकीकी हो चुका है। इस तनाव की आग में मजीद इजाफा तब हुआ जब कुवैत ने एक कश्ती से 4 ईरानियों को गिरफ्तार किया और उनका ताल्लुक सीधा आईआरजीसी से जोड़ दिया। अब दूसरी जानिब देखें तो ईरान ने फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा किया और इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दे डाली। ये दोनों वाक़यात दरअसल खलीज में बढ़ती हुई बेचैनी की एक मुकम्मल तस्वीरकशी करते हैं। चलिए अब खलीज के इन मसाइल से निकलकर अपनी मुकामी सतह पर आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, पंजाब असेंबली सैलरी हाइक्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट्स। अब इन एदादो शुमार में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन है वो ज़रा देखिए। डेटा के मुताबिक पंजाब असेंबली में एक एमपीए की तनख्वाह 76,000 से सीधा 4 लाख रुपए तक पहुंच गई। प्रोविंशियल मिनिस्टर की 1 लाख से 9 लाख 7,000 और स्पीकर की 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 हो गई। ये 500 से लेकर तकरीबन 1,000% तक का अजीम इजाफा है। और सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और एडवाइजर्स की तनख्वाहों में भी बिल्कुल इसी तरह कई गुना इजाफा देखा गया है। और इसमें मजीद एक नया कानून भी शामिल बताया गया है, और वो ये कि इन ओहदेदारों को छुट्टी पर होने के बावजूद भी पूरी की पूरी तनख्वाह फराम की जाएगी। ज़राए इन हालात का बुनियादी मुवाजना करते हुए एक तल्ख हकीकत बताते हैं। एक तरफ सियासी अशराफिया की तनख्वाहों में 1000% तक का इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब एक आम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 50% तक का भी इजाफा नहीं देखा गया। ये वाज़े फ़र्क हमारी माशी नाबराबरी को पूरी तरह उजागर करता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, क्रॉस बॉर्डर एग्रीकल्चरल डिस्पैरिटीज, यानी ज़राई शोबे में सरहद के आर पार खाद की कीमतों का मुआजना। और ये बात इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है कि पॉलिसियों का आम किसान पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान में डीएपी खाद की एक बोरी 13 से 15 हज़ार रुपए के दरमियान है, जबकि बिल्कुल सरहद के उस पार भारत में वही डीएपी सिर्फ 1350 से 1400 भारतीय रुपए में दस्तयाब है। ये कीमतों में तकरीबन 10 गुना का फ़र्क है।
यूरिया के हवाले से भी सूरत-ए-हाल कुछ अलग नहीं। पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 4 से 5,000 रुपए पर बैग तक है, जबकि भारत में इसकी कीमत तकरीबन 300 भारतीय रुपए है। एक बार फिर से ये वसी फर्क जाहिर करता है कि मुकामी सतह पर ज़रूरी पैदावार की लागत में कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब देखें, इस महंगी लागत का सीधा असर पैदावार पर तो पड़ेगा ही। सोर्स की निशानदेही के मुताबिक इन इंतहाई महंगी खादों की वजह से पाकिस्तानी किसान इनका मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर पाते। नतीजा क्या निकलता है? पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार तकरीबन 40 मन है, जबकि सस्ती लागत की वजह से भारत में यही पैदावार 70 मन फी एकड़ तक जा पहुंचती है। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ, इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड इमिग्रेशन, यानी वो माशी दबाव जो एक आम शहरी के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है। जब तनख्वाहें रुकी हुई हों और लागत आसमान से बातें कर रही हों, तो आम शहरी का गुजारा कैसे हो? ज़राए के मुताबिक इस वक्त अवाम यूटिलिटी बिल्स के एक शदीद बहरान का शिकार हैं। पहले तो माहाना टैरिफ्स में बेतहाशा इजाफा हुआ, फिर अक़सात में बिल जमा कराने की सहूलत भी अचानक वापस ले ली गई। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि लोग घर का चूल्हा और बिजली चालू रखने के लिए अपनी ज़ाती अशिया फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। इसी पसे मंजर में ये बात भी सामने आई है कि हुकूमत को माशी सरगर्मियों के रुक जाने और रेवेन्यू जमा ना होने का सख्त सामना है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत इंतहाई एग्रेसिवली टैक्स बढ़ा रही है और नतीजतन इस सारी खराब माशी सूरत-ए-हाल का सारा बोझ आम टैक्स दहांदिगान के कंधों पर डाला जा रहा है। तो इन सब बातों के बाद एक बुनियादी सवाल उठता है, जब माशरे की अशराफिया और एक आम शहरी के दरमियान फासला इस कदर बढ़ जाए कि उसे पार करना नामुमकिन लगने लगे, तो आखिर इसकी इंसानी कीमत क्या होती है? दरअसल इसकी इंसानी कीमत मुल्क से बढ़ती हुई हिजरत की सूरत में देखी जा रही है। ज़राए ने इसकी जो वजूहात बयान की हैं, उनमें शामिल है बेसिक यूटिलिटीज़ का नाकाबिले बर्दाश्त होना, हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में रुकी हुई तनख्वाहें और एक ऐसा वाज़े फ़र्क जहां अशराफिया के बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि आम शहरी मुकामी सतह पर पेश रहा है। इसी अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने आम नौजवानों को सियासी पनाह यानी पॉलिटिकल असाइलम हासिल करने पर मजबूर कर दिया है। सोर्स सारी सूरत हाल पर एक शदीद फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए कहता है, आखिर नौजवान मुल्क छोड़कर असाइलम लेने पर क्यों मजबूर हैं? सारा मलबा हमेशा सिर्फ सियासतदानों पर डाल दिया जाता है, लेकिन जो ब्रॉड बेस्ड वसीतर अशरफिया है, उनसे जवाब तलबी आखिर कौन करेगा? आखिर में इस जायजे का ये पहलू काफ़ी गौर व फिक्र की दावत देता है। एक तरफ जहां आलमी ताकतें माईशत पर गलबा पाने की जंग लड़ रही हैं, वहां क्या मुकामी आबादियां अपने अंदर इस कदर बड़ी माशी और समाजी नाबराबरी को लंबे अरसे तक बर्दाश्त कर सकेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई एक लम्हा फिक्रिया है। आज के इस वजाहती जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बेहद शुक्रिया। अगली बार एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी।